तो साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन राजीव पारामाउंट क्लासेज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच गांधी जी के आंदोलनों में मुख्य आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर आया हूं। तो आज हम लोग आपके साथ मिलकर बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर। तो आप देखेंगे इतिहास इस बात का गवाह है, सदियों पुरानी ये बात है कि जब वही व्यक्ति बड़ा से बड़ा नेता बनता है जो जन जन का मुद्दा उठाता है, यानी व्यक्ति ऐसा मुद्दा उठाए जो जन जन का हो, यानी गरीब से लेकर अमीर तक का हो। दूसरा, अमीर कुछ कम भी उस दायरे में आए तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम सारा गरीब उस दायरे में आ जाना चाहिए, तभी वह व्यक्ति लोकप्रिय हो सकता है। और गांधी जी ने भी वैसा ही कार्य किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सबसे मुख्य मुद्दा नमक का मुद्दा उठाया और उन्होंने बताया कि नमक इस ब्रिटिश राज में इतनी महंगी हो गई है कि अब गरीबों की थाली से नमक तक छीनने लगा है। परिणाम स्वरूप जितने भी गरीब थे, जितने भी मध्यम और निम्न वर्गीय थे, गांधी जी की अनुयायी बन गए, गांधी जी की अंधभक्त बन गए, क्योंकि उनकी आवाज को यहां उठाया गया था। और उन्हीं के बल पर गांधी जी ने आंदोलन आरंभ कर दिया। आपने देखा कि सबसे पहले गांधी जी भारत में चंपारण सत्याग्रह किए थे। वहां भी गांधी जी ने किसानों की बात की थी, दिनहीनों की बात की थी। फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर जाकर निम्न वर्ग मध्यम वर्ग की बात की थी। उसके बाद गांधी जी को देखे आपने खेरा सत्याग्रह गया, वहां भी किसान से संबंधित बात किए और यहाँ भी जन जन की बात किए हैं। नमक कानून मुख्य मुद्दा थी, नमक कानून का, कि हम लोग नमक कानून को भंग करेंगे, हम लोग स्वयं जाकर जो है नमक बनाएंगे और कर मुक्त नमक मिलना चाहिए, सस्ती नमक मिलनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने आंदोलन आरंभ किया। साथ में कुछ और बातें इन्होंने रख दिया कि ब्रिटिश सरकार को हम सभी मिलकर असहयोग करेंगे। एक असहयोग वहां 1920 से 22 तक हुई थी। दूसरी यहां है कि गांधी ने कहा था ब्रिटिश को सभी प्रकार के कार्यों में असहयोग करना है। अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश के यहाँ नौकरी में है तो उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। जो भी लोग विदेशी कपड़ा पहन रहे हैं या जहां भी विदेशी कपड़ा है उनकी होली जला दिया जाए। सरकार को कोई भी किसान सरकार को किसी प्रकार का कर ना दे। इतना ही नहीं, अभी तक जो औरतें आंदोलन से लगभग अछूती थी, यानी कुछ महिलाएं आंदोलन से जुड़ी थी, इसमें मैक्सिमम महिलाओं ने भाग लिया और उनसे इन्होंने कहा आप लोग शराब की दुकान और तारी की दुकान पर जाकर के धरना दें। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य बिंदुएं थी। फिर इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे डांडी मार्च। इसे डांडी मार्च या नमक आंदोलन कहेंगे। इसके माध्यम से गांधी जी साबरमती से डांडी गए, अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से डांडी की यात्रा किए और डांडी पहुंचकर नमक कानून को इन्होंने भंग किया और वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, इन सभी बातों को मैं आपको पीपीटी के माध्यम से 1 बाय 1 स्टेप करके बताऊंगा, जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, तो ये मुख्य रूप से 30 से 32 तक चला था। ऐसे 30-31 में आंदोलन चला, मगर जब गांधी जी वापस आए गोलमेज के बाद तो आंदोलन के समर्थक जो है काफी घट गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने उसे वापस लेने की घोषणा 1934 में किया। इसीलिए माना जाता है 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला।
कभी पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1934 में। आरंभ कब किया गया? 1930 में। किस आंदोलन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ माना जाता है? दांडी मार्च के साथ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य बातें क्या क्या थी, अभी हमने आपसे शेयर किया था। आप देखेंगे इनके कार्यक्रम। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाए, विद्यार्थी स्कूल छोड़ दें तथा सरकारी कर्मचारियों नौकरी से इस्तीफा दे दें, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए, सरकार को कोई कर अदा न करना चाहिए, औरतों को शराब और ताड़ी की दुकान के आगे धरना देना चाहिए। ये मुख्य 5 बिंदुएं थी सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम के। तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम में मुख्य कौन सी बातें नहीं थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम में मुख्य कौन सी बातें नहीं थी? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मुख्य कौन सी बातें नहीं थी। तो ये 5 याद रखना है। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाए, विद्यार्थी स्कूल छोड़ दे तथा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी चाहिए, सरकार को कोई कर अदा नहीं करना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना नहीं देनी चाहिए। ये 5 बिंदु मुख्य थे। शेष जो है उनमें मिलेगा, आप ऑप्शन से उसे छांट लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दांडी मार्च। हमने अभी तुरंत बताया दांडी मार्च। ये दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च का आरंभ हुआ 12 मार्च 1930। दांडी मार्च का आरंभ हुआ 12 मार्च 1930। ससुरा क्या हो गया? कट गया, छोड़ दिया। इसको जब भी ऐसा हो जाएगा ना सब, तो इसको बैक कर दीजिए जब तक सही नहीं हो, जब तक ये करते रहिए। इसको आगे किसी में ले लीजिए। तो ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो ये दांडी मार्च के बारे में हमने अभी तुरंत बताया था कि इसमें गांधी जी साबरमती से दांडी गए थे अपने अनुयायियों के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने अनुयायी के साथ गए थे? 78 अनुयायी के साथ गए थे। कितना दूरी इन्होंने तय किया था? 241 मील की दूरी तय किया था। कब से शुरू किए? साबरमती से 12 मार्च से शुरू किए। दांडी कब पहुंचे? तो 6 अप्रैल को पहुंचे। और इसी नमक कानून को तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो गया। गांधी जी ने इस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के इस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। नेक्स्ट, आंदोलन का जो है विस्तार कहां से कहां तक था? तो ये आंदोलन का जो विस्तार है, देखिए बंबई में धरसाना तट पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक कानून का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने आंदोलनकारी पर दमनकारी चक्र चलाया।
पुलिस दमन चक्र का यह सबसे भयावह रूप था। 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब मनीलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवक ने धरसाना नामक कारखाने पर धावा बोलने से पहले लोहे की मूठ वाली लाठी से पीटा गया। इस पुलिस ज्यादती का आंखों देखा हाल अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने न्यू फ्रीमैन नामक पत्रिका में किया। आंदोलन के दौरान जमुना लाल बजाज को जेल जाना पड़ा। अब देखिए इसमें एग्जाम में क्या क्या आएगा। एग्जाम में आएगा बंबई में धरसाना तट पर नमक कानून का उल्लंघन किसके नेतृत्व में हुआ। बंबई में धरसाना तट पर नमक कानून का उल्लंघन किसके नेतृत्व में हुआ, तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ। अगला आएगा सरोजनी नायडू के साथ और कौन थे, तो इमाम साहब और मनीलाल थे। इमाम साहब और मनीलाल थे। अगला क्वेश्चन आएगा इसका आंखों देखा वर्णन कौन पत्रकार किया है, अमेरिकी पत्रकार बॉब मिलर ने किया है। किस पत्रिका में किया है, न्यू फ्रीमैन पत्रिका में किया है। आंदोलन के दौरान किस उद्योगपति को जेल जाना पड़ा था, जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल बजाज को किसको जेल जाना पड़ा, जमुना लाल बजाज को। सूरत में तो बच्चों ने तिरंगे को ही ड्रेस बना लिया, तिरंगा को ही ड्रेस बना लिया अपना कपड़ा। इतना ही नहीं, इसी समय बानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था। बानर सेना और मंजरी सेना, तो ये लड़कों की थी बानर सेना और लड़कियों की थी मंजरी सेना। लड़कों की थी बानर सेना और लड़कियों की थी मंजरी सेना। एग्जाम में आता है ये बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो बानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों द्वारा और मंजरी सेना का गठन लड़कियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। आंदोलन के दौरान रूढ़िवादी और कुलीन परिवार की हजारों स्त्रियों ने अपने घर की चार दीवारी को लांघ कर सड़क पर आ गई और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिया। यानी यह पहला आंदोलन था जिसमें सबसे अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन का ये पहला आंदोलन है जिसमें अधिकांश महिलाओं, मैक्सिमम महिलाओं ने, सबसे अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। नैनीताल में इस समय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। नैनीताल में इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजगोपालाचारी ने किया था, जिसे राजा जी के नाम से जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी ने किया था, जिसे राजा जी के नाम से जाना जाता है। राजा जी के नाम से जाना जाता है। तिरुचिन्नापल्ली से बेदारन की यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया, यही सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने आंध्र प्रदेश में नमक आंदोलन के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविर स्थापित किए गए। मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नायक के केलप्पन और टीके माधवन ने कालीकट से पयानूर तक का यात्रा किया। पूछता है वाइकोम सत्याग्रह के नायक, तो ये के केलप्पन और टीके माधवन। के केलप्पन और टीके माधवन ने कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद बंधु चौधरी। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में हुआ। बालासोर, कटक और पुरी में हुआ। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में हुआ। नॉर्थ वेस्ट में खान अब्दुल गफ्फार खां, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि उत्तर पश्चिम में खान अब्दुल गफ्फार खां जो नेतृत्व किया था, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह,
सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगर और लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। खुदाई खिदमतगर और लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। खुदाई खिदमतगर और लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। इन्होंने एक पत्रिका दिया था, पख्तून पत्रिका। नॉर्थ वेस्ट प्रांत में आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानी हुई और आंदोलन का दमन करने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी को पेशावर भेजा गया। किस रेजिमेंट को भेजा गया था? गढ़वाल रेजिमेंट को। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के एक सिपाही थे चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है खान अब्दुल गफ्फार खां वाला। तो नॉर्थ वेस्ट में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें और किस नाम से? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह। इनका एक संगठन थी खुदाई खिदमतगर और लाल कुर्ती। खुदाई खिदमतगर और लाल कुर्ती। इनकी पत्रिका थी पख्तून पत्रिका। नॉर्थ वेस्ट में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए किस रेजिमेंट की सिपाही को लगाया गया? गढ़वाल रेजिमेंट की सिपाही को। ये गढ़वाल रेजिमेंट की सिपाहियों में को भेजा गया था। इसमें जो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। पेशावर पर जनता ने शासन की वागडोर संभाल ली। यानी गोली से इनकार के बाद शासन की वागडोर जनता ने स्वयं संभाल लिया और पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को अंत में हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा मुकर जाने के बाद हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने शक्तिशाली आंदोलन चलाया। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने शक्तिशाली आंदोलन चलाया, किंतु असम के कांग्रेसी नेता तरुण राम फुकन सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोधी थे। आपके एग्जाम में पूछता है कनिंघम सर्कुलर जो है का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कनिंघम सर्कुलर का संबंध किस प्रांत से था? असम प्रांत से था। नागालैंड में 13 वर्षीय रानी गोंदालिया गैडेलियो ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। नेहरू ने इन्हें रानी का उपाधि दिया। ये बार बार पूछता है कि रानी गोडेलिया को रानी का उपाधि कौन दिया? नेहरू जी दिए थे। आगे पूछेगा ये रानी गोडेलिया किस उम्र में भाग ली थी? तो 13 वर्ष की उम्र में भाग ली थी। 13 वर्ष की उम्र में भाग ली थी। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। महत्वपूर्ण है जिन प्रांतों में तटीय क्षेत्र नहीं था वहां भी सविनय अवज्ञा आंदोलन लोकप्रिय हुआ। ऐसे तो प्रारंभ तटीय क्षेत्र का ही मुख्य था, क्योंकि तटीय नमक जो है समुद्र तटीय क्षेत्र पर ही मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, इसीलिए तटीय क्षेत्र को मुख्य रूप से टारगेट किया गया था। लेकिन तटीय क्षेत्र के अतिरिक्त भी मैदानी क्षेत्रों में भी यह लोकप्रिय हुआ। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में कर रोको आंदोलन चलाया गया और जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। रैयतवाड़ी में टैक्स रोको यानी कर रोको और जमींदारी में चौकीदारी कर रोको। उत्तरी बिहार और मध्य बिहार में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। उत्तरी बिहार और मध्य बिहार में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया, जो मुंगेर, भागलपुर, सारण में काफी सफल रहा। मुंगेर के बरही नामक स्थान पर, ये बार बार पूछता है, मुंगेर के बरही नामक स्थान पर सरकार का शासन समाप्त हो गया। पूछता है बिहार में कहां पर सरकार का शासन समाप्त हो गया था सविनय आंदोलन के दौरान? तो बरही में। कहां समाप्त हो गया था? तो बरही में समाप्त हो गया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य भारत में वन कानून का उल्लंघन हुआ।
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य भारत में उल्लंघन हुआ। महाराष्ट्र के सोलापुर में विद्रोही भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में विद्रोही भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया। पुलिस और मजदूर के बीच खूनी संघर्ष हुआ, कई मजदूर मारे गए। 16 मई 1930 को मार्शल लॉ लागू किया गया। 16 मई 1930 को मार्शल लॉ लागू किया गया। जब आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय इरविन ने गिरफ्तार कांग्रेसी नेता को रिहा करने की पहल करके गांधी जी को आमंत्रित कर दिया। परिणाम स्वरूप इरविन और गांधी जी के बीच समझौते का माहौल बनाने में मुख्य भूमिका तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने निभाई। पूछता है कि गांधी और इरविन समझौते में मुख्य भूमिका कौन थे, शिल्पकार कौन था? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी का आगे पार्ट है गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यह सम्मेलन लंदन में हो रही है। यह भारतीयों की समस्या पर विचार करने के लिए हो रही है। यह 3 गोलमेज सम्मेलन होती है। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तीसरे गोलमेज 1930, 1931, 1932। 1930 गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी नहीं गए, परिणाम स्वरूप यह सम्मेलन असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पहुंचे, फिर भी यह असफल रहा क्योंकि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, दलित के मुद्दे पर यह गांधी जी के साथ वार्ता असफल रही और गांधी जी वापस आ गए। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी नहीं रहे। यानी 3 गोलमेज सम्मेलनों में एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, गांधी ने भाग लिया। भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए। आइए इन्हें देखते हैं। 1930 से 32 के बीच 1930 से 32 के बीच लेबर पार्टी की सरकार ने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया। तो पहली क्वेश्चन आती है, जिस समय गोलमेज सम्मेलन था उस समय लंदन में किस पार्टी की सरकार थी? जिस समय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय वहां किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। यह सम्मेलन कहां हुआ? जेम्स पैलेस में हुआ। जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, भारतीयों की समस्या पर विचार करना। यह पहला सम्मेलन था जिसमें अंग्रेजी शासक द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा मिला। गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भारतीयों को भी अंग्रेज के बराबर दर्जा मिला था। हरिजन प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर तीनों सम्मेलन में गए थे। हरिजन प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर तीनों सम्मेलन में गए थे। गांधी इरविन समझौता हुई 5 मार्च 1931 को। यह समझौता दिल्ली में हुआ, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा है। पूछता है 2 महात्माओं का मिलन गांधी इरविन समझौता को किसने कहा? गांधी इरविन समझौता को 2 महात्माओं का मिलन किसने कहा? तो यह कहा सरोजिनी नायडू ने कहा। गांधी इरविन पैक्ट तेज बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता से हुई। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में से मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन में गए थे। 3 सम्मेलन में मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। इस समझौते का नेहरू और बोस ने विरोध किया था। यानी गांधी इरविन समझौता का नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। गांधी इरविन समझौते का नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। इस समझौते की मुख्य बातें क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। तो बोस और नेहरू जैसे लोगों का मानना था
कि अब धीरे धीरे यह आंदोलन जब अपने पीक पर पहुंच रही थी, ऐसे समय में गांधी जी को स्थगित नहीं करनी चाहिए थी, स्थगित। दूसरा था प्रत्यक्ष राजनीति हिंसा में भाग नहीं लेने वाले कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाए, अगर वह तीसरी पार्टी को नहीं बेची गई है तो नौकरी से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों के साथ रियायत की बात की जाए, भारतीयों को कुछ नियंत्रण के साथ शराब की दुकान के सामने धरना देने का अधिकार मिले, समुद्र के आसपास निवास करने वाले व्यक्ति को नमक बनाने का अधिकार मिले, और गांधी जी पुलिस जातियों की जांच के लिए कमीशन बैठाने की मांग करेंगे। तो ये बिंदु था इस समय में गांधी इरविन समझौता का। एक और बिंदु था कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अफसोस उस राजनीतिक कैदी में टारगेट था भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, इन लोगों का टारगेट था जो राजनीतिक कैदी थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही गांधी जी यहाँ से लंदन के लिए रवाना हुए, इधर 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। जिस बात की अंदेशा थी कि अंग्रेज न्याय नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं ही किया। उधर गांधी जी को लंदन की ओर समुद्र से भेज दिया, इधर आंदोलन को भी स्थगित करवा दिया लुभावना वादे करके, और इधर अपने वादे से मुकर कर हमारे लोकप्रिय नेता भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दिया। इस घटना के कारण भारत के युवा क्रांतिकारी लोग गांधी जी के विरोधी भी हो गए। तो आइए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 3 लोगों को जो फांसी हुई 23 मार्च 1931 को हुआ, किसके कारण हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण हुआ था, जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 30 मार्च 1930, अध्यक्ष इसमें थे सरदार पटेल। कांग्रेस के इस अधिवेशन में गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एग्जाम में आएगा, गांधी मुर्दाबाद का नारा किस अधिवेशन में लगा था? तो कराची अधिवेशन में लगा था। गांधी जी को काला झंडा किस अधिवेशन में दिखाया गया था? तो कराची अधिवेशन में दिखाया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। गांधी इरविन समझौता का समर्थन करने वाले मुख्य प्रस्ताव को कौन रखा? नेहरू ने रखा। तो इसमें देखिए एग्जाम में क्या क्या आता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब? 23 मार्च 1931 को। क्यों? लाहौर षड्यंत्र केस के आरोपी होने के कारण। इसमें क्या हुआ था? सैंडर्स की हत्या की बात हुई थी, हत्या हुई थी। कराची अधिवेशन 30 मार्च 1930 को हुआ था, अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसी में गांधी मुर्दाबाद का नारा लगा, गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। इसी में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने वाले मुख्य प्रस्ताव को कौन रखा था? तो नेहरू जी ने रखा था। आइए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी लंदन जा रहे हैं। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरी गोलमेज सम्मेलन चली। इस समय ब्रिटेन में अनुदारवादियों की सरकार थी। सैमुअल हक भारत मंत्री थे। पूछता है भारत मंत्री सैमुअल हक। यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन? गांधी जी। कांग्रेस के एकमात्र अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। और वो गए थे किस जहाज से? तो राजपूताना जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गए थे। उनके साथ में और कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल। महादेव देसाई और प्यारेलाल जो उनके सचिव भी थे। महादेव देसाई और प्यारेलाल जो उनके सचिव भी थे। महिला प्रतिनिधि के तौर पर सरोजनी नायडू ने भाग लिया। महिला प्रतिनिधि के तौर पर सरोजनी नायडू ने भाग लिया। महिला प्रतिनिधि के तौर पर सरोजनी नायडू ने भाग लिया।
सम्मेलन के दौरान गांधी को पता चला कि अंग्रेज सरकार दलित भाई दलित, आज भी हर इलेक्शन में दलित महादलित का वोट बैंक खेला जाता है और ये जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये दलित महादलित चलते रहेंगे। और इसी दलित महादलित गरीब किसान इन्हीं लोगों का मुद्दा उठा करके जो बड़े लोग हैं अपनी रोटी सेकते रहेंगे, चुनाव होता रहेगा, बड़े बड़े बनते रहेंगे और गरीब और मध्यम वर्ग कराहते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को पता चला अंग्रेजी सरकार दलितों को पृथक निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक पंचायत लाने जा रही है। वे सम्मेलन से वापस आ गए। गांधी ने कहा मैं खाली हाथ लौटा हूं। ये क्या था? यानी इसमें अंबेडकर का कहना था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए, जबकि गांधी ने कहा था दलितों के लिए मुसलमानों की तरह पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कुछ सीट आरक्षित कर दिया जाएगा। मगर भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन की लगातार मांग करते रहे। परिणाम स्वरूप गांधी जी दुखी होकर वहां से वापस चले आए। गांधी ने कहा था मैं खाली हाथ लौटा हूं, मुझे संतोष है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैंने उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, भारत का ध्वज झुकने नहीं दिया। याद रखिए फिर से गांधी जी की बातों को, मैं खाली हाथ लौटा हूं किंतु मुझे संतोष है कि जिस जिम्मेदारी से मुझे दी गई है उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, भारत का ध्वज मैंने झुकने नहीं दिया। इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। यह अभी पूछता है वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक चला। तो 4 जनवरी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पूछता है कांग्रेस को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो 4 जनवरी को। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस समय थे रैमजो मैकडोनाल्ड। यही वह प्रस्ताव था जिसको लेकर सम्मेलन असफल हुआ था। इस पंचायत को मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। इसमें दलितों के पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। गांधी ने इसके विरुद्ध जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। दबाव में आकर अंबेडकर पूना पैक्ट के लिए राजी हुए थे। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। इस समय गांधी जी किस जेल में थे? यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में थे। तो पूना समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। समझौते के बाद अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग वापस ले लिया। पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया। गांधी ने उन्हें राज्य विधानमंडल और केंद्रीय विधान परिषद में अधिक सीट देने का आश्वासन लिया। दलितों के लिए विधानमंडल में गांधी ने 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट कर दिया। 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट कर दिया, जो केंद्रीय विधान परिषद में 18% अधिक सीट दी गई। यानी इन्होंने पृथक निर्वाचन तो नहीं दिया लेकिन इनके लिए सीट आरक्षित कर दिया। नेक्स्ट, तो आप देख रहे हैं ये दलितों की राजनीति इसी समय से ये जारी थी और ये चलती रही। तो हमने आपके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए सारी बातें आपके साथ हमने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की परिस्थिति पर हमने बात किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत तक हमने आपके साथ जुड़ा रहा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं को ध्यान देना है और किन बिंदुओं को एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो धन्यवाद साथियों। मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूं।